Hello everyone, welcome back to our class Commerce with Mona मैम क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमें जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से स्टार्ट करना था। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिसीज़ क्या होती है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। सो पॉलिसीज़ क्या होती है, ये जो है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर मीन्स जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है, एंड इंश्योर्ड मीन्स जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जो इंश्योरेंस ले रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं इंश्योरेंस के। उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी। आ गया होगा समझ में आपको। पॉलिसी की डेफिनेशन है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड अलॉन्ग विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड द पॉलिसी। ओके, तो जब ये प्रपोजल साइन हो जाता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, और जितने एक्सेप्ट कर लिया जाता है फॉर्म एंड प्रीमियम को इंश्योरर द्वारा, तब जो है पॉलिसी इशू हो जाती है इंश्योरर को। ओके, आगे देखते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, किस टाइप की पॉलिसी उनको चाहिए। किसी की रिक्वायरमेंट होती है फैमिली नीड्स के लिए, या फिर किसी को चाहिए चिल्ड्रंस के नीड्स के लिए, ओल्ड एज या स्पेशल नीड होती है। तो उस हिसाब से जो है इंश्योरर डेवलप करता है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को। लाइक कैसे, होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट टाइप प्लान, कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ और एंडोमेंट टाइप प्लान, चिल्ड्रन एश्योरेंस प्लान एंड एन्युटी प्लान। तो ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के, जो अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है इंश्योरर्स के द्वारा। तो अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, होल लाइफ इंश्योरेंस। सॉरी गाइस। In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. The sum then become payable only to the beneficiary of or heir of the deceased. तो होल लाइफ पॉलिसी ये होती है, ये हमारे पूरे लाइफ के लिए होती है, जब तक कि पर्सन की डेथ ना हो जाए तब तक। जिस दिन इसकी डेथ हो जाती है उस दिन जो अमाउंट है जितना भी, वो जो है उसकी फैमिली को या जो भी नॉमिनी है उनको मिल जाता है। ओके, द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। प्रीमियम कब तक देना होता है, एक फिक्स्ड पीरियड होगा। मान लो 20 साल तक ही मैं प्रीमियम दूंगा या 30 साल तक ही प्रीमियम देना है किसी पर्सन को। उसके बाद जो है ये होल लाइफ पॉलिसी में आ जाएगा। ये इसकी जब डेथ होगी तब जो है फैमिली को मिल जाएगा कंपनसेशन। और फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड, या फिर ये पूरे लाइफ तक प्रीमियम दे सकता है। इफ़ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ एश्योर्ड। अगर प्रीमियम फिक्स्ड पीरियड के लिए करवाता है, लाइक 30 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए, तो जो पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू कब तक रहेगी, जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए तब तक कंटिन्यू रहेगी पॉलिसी। ठीक है, इसमें यही था बस। सेकेंड, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है जानते हैं। द इंश्योरर अंडर takes to pay a specified sum when the insured attains a particular age or on his death whichever is earlier। तो endowment means maturity period, जिसमें रखा जाता है कि जैसे उसने बोला कि मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब तक के लिए ही है ये, या फिर अगर इससे पहले मेरी डेथ हो जाती है तो तब मेरी फैमिली को कंपनसेशन मिलेगा। अदरवाइज इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होती है तब, अगर 60 साल का हो गया है उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, भले ही अब वो 61st में जाके उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। तो इसको पहले क्या है 60 साल तब मिल जाएगा, या फिर इससे पहले ये 55 साल में इनकी डेथ हो गई तो तब मिल जाएगा इनकी फैमिली को। द सम इज पेबल टू हिज लीगल हेयर और नॉमिनी नेम्ड सर्टेन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड। डेथ हो जाती है या तो उनके लीगल हेयर जो होते हैं, जो उनके वारिस हैं, उनको मिलेगा, या फिर जो नॉमिनी उन्होंने जिनका नाम दिया है उनको मिलेगा। Otherwise, the sum will be paid to the assured after a fixed period, that is till he/she attain a particular age। और डेथ नहीं होती है तो उससे पहले, अगर वो 60 साल का जो एग्जाम्पल दिया है, जो भी उनका फिक्स्ड पीरियड है, तब उनको जाके मिल जाएंगे उसका अमाउंट। द इंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो इंडोमेंट पॉलिसी का क्या है कि ये एक लिमिटेड पीरियड के बाद जो है ये मैच्योर हो जाती है। इसमें मैच्योरिटी डेट होती है। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या था, मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, होल लाइफ के लिए ये होता है। ओके,
थर्ड मतलब जब डेथ होगी तभी होगा, चाहे वो कभी भी डेथ हो, उसमें था होल लाइफ वाले में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को लेते हैं तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आ जाता है। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली और बाय आइदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट्स और लमसम, तो पेमेंट को या तो वो जॉइंटली पे करेंगे या फिर साथ में मिलके एक साथ इकट्ठे पे कर देंगे लमसम अमाउंट में। द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 लोगों ने कराया तो एक की डेथ हो गई है तो जो बाकी जो उनका अमाउंट है कंपनसेशन है बाकी 2 को मिल जाएगा। यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली, तो यूजुअली ये हस्बैंड वाइफ लेते हैं। अब दोस्त के लिए थोड़ी कोई लेगा कि हम तीनों दोस्त करा लेते हैं, मैं मर जाऊंगा तो तुझे मेरे पैसे में, नहीं, लोग अपनी फैमिली के लिए करवाते हैं जनरली। देखिए हस्बैंड और वाइफ ही लेते हैं मेजॉरिटी में इसको। और बाय 2 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म वेयर द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ आइदर ऑफ द 2, या फिर पार्टनरशिप फर्म में लिया जाता है पार्टनर्स के लिए। फोर्थ, एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है जानते हैं। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली। तो इसमें जो है प्रीमियम पे किया जाता है हमारा जो है मंथली चाहे या फिर क्वार्टरली करे या हाफ ईयरली या एनुअली पेमेंट की जाती है। These premium is paid in installment over a certain period or single premium may be paid by the assured. This is useful for those who prefer a regular income after a certain age. तो एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, जैसे अब ये 60 ईयर्स के हो गए, इनकी रिटायरमेंट हो गई, इसके बाद इनका पैसा आना बंद हो गया, प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूँ, तो अब ये चाहते हैं कि भाई हर महीने मेरे को तो भाई एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, मेरे तो इसके बाद भी खर्चे होंगे, ऐसे तो नहीं इसके बाद 60 साल के बाद मेरे खर्चे नहीं होंगे, तो इसलिए जो है एन्युटी पॉलिसी ली जाती है। इसमें जो है ये अपनी एक एज तक जितना भी पीरियड इनको पेमेंट होगा प्रीमियम देंगे और जब एक टाइम के बाद इनको जो है इनको हर महीने इनको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। फिफ्थ, चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। तो ये बच्चों के लिए लिया जाता है या उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट अ सर्टेन सम will be paid by the insurer when the children attain a particular age। तो चिल्ड्रन जैसे लड़कियों के लिए ले लेते कि 18 साल की हो, अब तो 21 हो गया, 21 साल की हो जाएंगी तब हम निकलवा लेंगे, हमें शादी के लिए पैसे चाहिए, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कि भाई अब इसकी हायर स्टडीज़ में जाएगा तो हमने इसके लिए पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तब जाके ज़्यादा पैसा लगेगा। द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो इसमें जो है प्रीमियम जो है वो पे करेगा पर्सन इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो प्रीमियम दे ही नहीं सकता। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। हमने लाइफ इंश्योरेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे जनरल इंश्योरेंस है उसमें हम आ गए हैं। तो पहला हमारा क्या है, फायर इंश्योरेंस। ओके, अब हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फायर इंश्योरेंस मीन्स कहीं आग लग जाती है उसके लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं पहले से हमारी फैक्ट्री कंपनीज वगैरह के लिए। Fire insurance is a contract where the insurer is in consideration of the premium paid undertakes to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy। एक certain period के लिए और जितने भी amount तक का उनको कराना है तो वो कराते हैं, फायर पॉलिसी लेते हैं, फायर इंश्योरेंस कराई जाती है। Normally, the fire insurance policy is for a period of 1 year after which it will be renewed from time to time। नॉर्मली 1 साल का होता है, उसके बाद जैसे 1 साल हो गया तो आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। द प्रीमियम में बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, या तो वो एक बार में पेमेंट कर देगा या इंस्टॉलमेंट में देगा इसका प्रीमियम, और जो इंश्योरेंस करा रहा है। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग सिचुएशन। तो जैसे फायर हुई, अब लॉस हो गया, तो उसकी क्लेम करने के लिए 2 कंडीशंस है कि आप ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके कंडीशन, तब आपको क्लेम मिलेगा। देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, सच में ही लॉस होना चाहिए। आग तो लग गई बट आपका कोई लॉस नहीं हुआ,
तो आपको क्या मिल जाएगा कंपनसेशन? नहीं मिलेगा। किस बात का कंपनसेशन मिलेगा जब लॉस ही नहीं है? तो एक्चुअल लॉस होना चाहिए। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉन इंटेंशनल। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस मेरा लॉस में जा रहा है, मेरे को क्या करना है, बंद करना है, मैंने जाके फैक्ट्री में आग लगा दी, कम से कम इंश्योरेंस से पैसा तो मिल जाएगा। नहीं, एक्सीडेंट से होना चाहिए, नॉन इंटेंशनल होना चाहिए, कोई इंटेंशनल नहीं कर सकता इसको। The risk covered by a fire insurance contract is the loss resulting from fire or some other causes and which is the approximate cause of the loss. अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है उसी को चूज़ किया जाएगा। मेजरली मतलब जिस वजह से लॉस हुआ है, जो पहला इनका है कंसीडरेशन, उसको लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, फायर में फायर और थेफ्ट का 2 रीज़न थे, जिसमें से कि एक फैक्ट्री में आग लग जाती है, उनका 80,000 का जो है लॉस हो जाता है, और 80,000 का लॉस आग की वजह से होता है, 5,000 का लॉस किसकी वजह से होता है? कुछ लोग आगे चोरी करके चले जाते हैं, उस वजह से होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना कंपनसेशन करेगी? वो 80,000 का कंपनसेशन करेगी, क्योंकि मेजर फैक्टर क्या है? आग लगना लॉस का। तो आग लगने के उससे के जितना 80,000 का पेमेंट करेगी, 5,000 का नहीं करेगी। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये कहता है। इफ ओवर हीटिंग विदाउट ignition causes damage, it will not be regarded as a fire loss within the meaning of fire insurance and the loss will not be recoverable from the insurer. अगर जो है ओवर हीटिंग की वजह से आग लग जाती है तो उससे जो डैमेज होता है, क्या वो आग लगना कहलाएगा? नहीं, उसको जो है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। A fire insurance contract is based on certain fundamental principles which have been discussed in general principle. The main element of fire insurance contract are, जो मेन एलिमेंट क्या है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फायर इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। इंश्योर्ड का जो है उसमें जो है इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम। तो उस टाइम क्या था, जब हमने इंश्योरेंस लिया उस टाइम तो हमें इंटरेस्ट चाहिए था उसमें, बट जब डेथ हो जाती है पर्सन की तो उस टाइम वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ से प्रोवाइड करा सकता? नहीं करा सकता लाइफ इंश्योरेंस में, बट फायर इंश्योरेंस में तो रहेगा ना। फायर ही तो लगी है, पर्सन तो वहीं पे है। पर्सन का दोनों टाइम पे, जब इंश्योरेंस हो रहा है तब और जब कंपनसेशन मिल रहा है तब, दोनों टाइम पे होना ज़रूरी है इंश्योर्ड का, ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। ठीक है, यही कहा गया। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया, अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ही ओन्स, अ बिजनेस मैन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज स्टॉक प्लांट। तो जैसे एग्जांपल दे गया, इन सब चीज़ों में इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग, एंड एजेंट हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्रिंसिपल, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसका एजेंट का जो है इंटरेस्ट रहता है। पार्टनर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड अ मोर्टेजेस हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच इज़ मोर्टेज्ड। सेकेंड पॉइंट, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ज़रूरी है उनका, बिना इंटरेस्ट के किस चीज़ पे वो लोन इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। Similar to the life insurance contract, the contract of fire insurance is a contract of utmost good faith. तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस में utmost good faith चाहिए था, उसी तरीके से फायर इंश्योरेंस में भी utmost good faith चाहिए। That is called Urim Ube Rein Fidei. Okay, the insured should be truthful and honest in giving information to the insurance company regarding the subject matter of the insurance. जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, इंश्योर्ड को सारी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। किस टाइप का बिजनेस कर रहा है वो, हर एक चीज़। ही इज़ ड्यूटी बॉन्ड टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क अटैच टू इट। किस टाइप का बिजनेस चल रहा है, किस टाइप की फैक्ट्री है, इसमें क्या सामान बनाया जा रहा है, किस टाइप के रिस्क इसमें एसोसिएट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसमें, मतलब सब कुछ जो है इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल देनी पड़ेगी। तो यही है अटमोस्ट फेथ। कोई छुपाएगा नहीं कुछ भी, ना वो अपने रूल्स छुपाएंगे, ना ही ये अपनी कोई भी चीज़ छुपाएंगे। द इंश्योरेंस कंपनी शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द पॉलिसी टू द प्रॉस्पर। जो फैक्ट है पॉलिसी की, इंश्योरेंस कंपनी वो सब बताएगी इंश्योर्ड को। थर्ड पॉइंट,
द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी फॉलो करती है फायर इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं फॉलो करती। मीन्स 1 लाख का लॉस हुआ, पिछली क्लास में आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपको इंडेमनिटी का कंसेप्ट जानना तो आप पिछली क्लास देख लीजिए। ओके, मैं फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। इंडेमनिटी का शॉर्ट में समझाऊंगी। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि फिर से वापस उसी पोजीशन में लाना। मीन्स 1 लाख का इंश्योरेंस कराया, इसमें से सिर्फ मेरा 80,000 जो है इतने का लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, और जो है 20,000 के मेरा जो है गुड्स वो बचा लिए थे मैंने जैसे तैसे। तो जितने का लॉस हुआ, 80,000 का लॉस हुआ है, तो ये इतना ही इंश्योरेंस कंपनी इनको जो है कंपनसेट करेगी, 1 लाख का कंपनसेट नहीं करेगी, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब वापस से इसको 1 लाख की पोजीशन में लाना। तो 80,000 दे देगी, 20,000 पहले से, तो 1 लाख की पोजीशन में वापस आ गया। अगर ये 1 लाख के 1 लाख देगी और 20,000 इसके ने बचा लिया तो ये किस पोजीशन में आ जाएगी, तो बढ़ जाएगा 1,20,000। तो ये नहीं करना। इंडेमनिटी मतलब वापस उसी पोजीशन में लाना है। द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। दिस इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर। यही सब चीज़ें लिखी जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। For example, if a person has insured his house of rupees 4 lakh, the insurer is not necessarily liable to pay that amount. अगर 4 लाख का जो है अपने हाउस का उस इंश्योर ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्या वो 4 लाख के 4 लाख दे देगा? नहीं देगा 4 लाख। Although the house may have been totally destroyed by fire, but he will pay the actual loss after deducting depreciation within the maximum limit of 4 lakh. तो जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ है उतने तक ही कराएगा प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनी। द पर्पस बीइंग दैट अ पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू गेन बाय इंश्योरेंस। पर्पस ये है कि किसी भी तरीके का 1 रुपए का भी प्रॉफिट ना कमा पाए पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से, उसको उसी पोजीशन में लाना है। 1 लाख में से 80,000 का लॉस हुआ है, 80,000 ही दिया जाएगा, 20,000 उसने बचा लिए थे, है ना। समझ में आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट। 4th पॉइंट, the insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of a damage or loss। तो proximate cause बनाया था, अगर फायर है, फायर से हुई है तो फायर को ही मतलब माना जाएगा। उसमें अगर कोई थेफ्ट करके टीवी फ्रिज चुरा के ले गया घर से तो उन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आग से जो लॉस हुई है उसी को कंसीडर किया जाएगा और उतना ही कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं अब मैरीन इंश्योरेंस के बारे में। मैरीन मीन्स जो ये हमारे जितने भी हमारे रिलेटेड है समुद्र से, समुद्र के मार्ग से हम जो भी बिजनेस करते हैं वगैरह जो भी करते हैं उससे मैरीन, ठीक है। मैरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, A marine insurance contract is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine loss। तो मैरीन इंश्योरेंस में जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट बनता है, जो कि इसमें भी इंडेमनिटी का इसमें भी लागू होता है, और जितना भी लॉस होता है मैरीन के थ्रू उतना ही जो है उसी पोजीशन में वापस से इंश्योरेंस कंपनी उनको लाएगी जिन्होंने मैरीन का अपना इंश्योरेंस कराया है। मैरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मैरीन पेरिल्स और पेरिल्स ऑफ द सी। जो भी जोखिम होती है हमारे सी में, लाइक जैसे कभी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी ऐसी वेव्स आ जाए जिस वजह से हमारा लॉस हो जाए, हमारी जो नाव जा रही है पलट जाए, हमारे उसमें जो सामान थे वो गिर जाए, नदी में ख़राब हो जाए, तो उन सब से जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है मैरीन इंश्योरेंस में। मैरीन पेरिल्स आर कोलिजन ऑफ शिप, एग्जांपल भी दिए हैं। मैरीन पेरिल्स क्या है, क्या जोखिम है रिलेटेड, जैसे कोलिजन ऑफ शिप विथ द रॉक, शिप और जो है पहाड़, जो भी समुद्र में जो पत्थर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनसे टकरा जाना, इससे शिप का लॉस हो जाता है, उससे देती है इंश्योरेंस। शिप अटैक्ड बाय द एनिमीज, क्या कुछ एनिमीज ने शिप पे अटैक कर दिया, उससे देती है मैरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। फायर कैप्चर्ड बाय पायरेट्स या फिर एंड एक्शन ऑफ द कैप्टन्स एंड क्रू ऑफ द शिप, या गलत एक्शन लेती है अगर कैप्टन या क्रू जो भी, उससे भी जो लॉस होता है उन सब से कवरेज प्रोवाइड कराती है मैरीन इंश्योरेंस। दीज पेरिल्स कॉज डैमेज, डिस्ट्रक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ द शिप। इन सब जोखिमों से क्या होता है कि जो है या तो डैमेज हो जाए, डैमेज डिस्ट्रक्शन हो गया, शिप गायब हो जाती है। कई बार आपने देखा कई शिप मिलती ही नहीं है, कहाँ चली जाती है समुद्र में पता ही नहीं चलता। ऑफ द शिप एंड कार्गो एंड नॉन पेमेंट ऑफ फ्रेट, कार्गो और जो फ्रेट की जो ये नॉन पेमेंट होती है उससे भी जो है इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। सो मैरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स शिप, हल, कार्गो, फ्रेट, सब कुछ को जो है। फ्रेट किसे कहते हैं आगे बताऊंगी। Thus, it is a device foreign in the
जो भी खर्चा मतलब लगता है ना आने जाने के, जैसे हम किराया कहते हैं, भाड़ा कहते हैं, वो होता है फ्रेट. Thus, it is a device wherein the insurer undertakes to compensate the owner of a ship or cargo for compensate or partial loss at sea. तो जो इंश्योरर है, जो भी लॉस वगैरह होता है, पार्शियल हो या फिर पूरा हो, उन लॉस को कवरेज प्रोवाइड कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी. द इंश्योरर गारंटी टू मेक गुड द लॉस ड्यू टू डैमेज टू द शिप और cargo arising out of the risk in incidental to sea voyage. The insurer in this case is known as to underwriter, and a certain sum of money is paid by insured in consideration for the guarantee protection he gets. को तो कुछ अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कराती है. मैरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स. देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व: शिप, हल, कार्गो, गुड्स एंड फ्रेट. तो क्या होता है शिप या फिर हल या कार्गो या फ्रेट. ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा अलग है बाकी इंश्योरेंस से. तो पढ़ते हैं कैसे. शिप की इन सब में जो है इंश्योरेंस मिलता है, शिप और हल या कार्गो या गुड्स. गुड्स जो होते हैं जो शिप के द्वारा जाते हैं उनको कार्गो कहते हैं, और फ्रेट मतलब जो किराया लगता है आने जाने में, तो उन सबको तो इनके ऊपर इंश्योरेंस मिलता है. तो पहले पढ़ते हैं शिप और हल इंश्योरेंस. सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स एट सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर इंडेमनीफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ द शिप. तो कोई भी किसी भी रीज़न से समुद्र में जो है शिप को अगर डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, इंश्योर्ड करती है. और इंडेमनिटी का जो रूल है यहाँ भी लागू होता है, मीन्स जितना लॉस हुआ है उतना ही कंपनसेशन मिलेगा. बी, कार्गो इंश्योरेंस. द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क. जो सामान लेके जाया जा रहा है शिप के द्वारा उसमें भी कई तरीके के खतरे होते हैं, लाइक कि चोरी हो सकता है सामान, या फिर गुड्स हमारे जो है डूब सकते हैं, हम पलट सकती है नाव लहरों की वजह से, कभी तेज़ लहरें आ जाती है, तो बहुत सारे हादसे समुद्र में हो सकते हैं. दस, एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड टू कवर अगेंस्ट सच रिस्क टू कार्गो. तो कार्गो जो है हमारा उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है. और थर्ड क्या है हमारा फ्रेट इंश्योरेंस. इफ़ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट. कार्गो हम लेके जा रहे थे अपने शिप से, बट रास्ते में ही कार्गो जो है डैमेज हो गया या लॉस हो गया, खो गया हमसे, समुद्र में कहीं गिर गया, तो उसमें जो हम जा रहे हैं तो भाई जा रहे तो फ्यूल वगैरह तो लगा है, किराया तो लगा है ना. तो हम जब गए, हम जिसके पास जाए उसने तो हमसे सामान मंगवाया था, उसको सामान ही नहीं मिला, तो हमें किस बात की पेमेंट करेगा. ना कार्गो की पेमेंट होगी ना फ्रेट की पेमेंट होगी. तो उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस मिलता है, फ्रेट के अगेंस्ट. कार्गो का तो हमने पढ़ लिया, कार्गो के अगेंस्ट तो इंश्योरेंस उनके के साथ फ्रेट के अगेंस्ट में मिलेगा, क्योंकि ये वो वाला किराया नहीं है ना 10-20 रुपये का, महंगा होता है. शिपिंग कंपनी इज़ नॉट पेड फ्रेट चार्जेस. फ्रेट कंपनी ने फ्रेट चार्जेस भी नहीं दिए, सामान ही नहीं पहुंचा तो वो भी क्यों देगी फ्रेट चार्जेस. फ्रेट इंश्योरेंस इज़ फॉर रीअम्बर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी द इंश्योर्ड. तो अब जो है इसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, फ्रेट के अगेंस्ट भी. तो 3 तरीके के जो है मैरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेंस होते हैं, 3 चीज़ों के, कार्गो और फ्रेट, और एक और कौन सा था, कार्गो, फ्रेट और शिप. शिप से जा रहे हैं हम मैरीन में, कार्गो लेके जा रहे हैं, किराया लग रहा है. ठीक है, ऐसे याद कर लेना, शिप, कार्गो, फ्रेट. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैरीन इंश्योरेंस आर द सेम एज द जनरल प्रिंसिपल. तो फंडामेंटल जैसा जनरल प्रिंसिपल का है वही मैरीन इंश्योरेंस का प्रिंसिपल भी वैसा ही. फर्स्ट, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो मैरीन इंश्योरेंस भी हमारा इंडेमनिटी में आता है, लाइफ इंश्योरेंस ही है एक जैसा, इंडेमनिटी में नहीं आता. हम किसी की लाइफ को वापस से उस सिचुएशन में नहीं ला सकते, लाइफ एक बार चली गई तो चली गई, बट लॉस जो हुआ है हमारे पैसे का हम वापस से उतना पैसा पेमेंट करके जो उसको इंडेमनिटी की सिचुएशन में ला सकते हैं. सो पढ़ लेते हैं. बहुत बार 2 बार ही समझा चुकी हूँ इंडेमनिटी, क्योंकि ये तीसरी बार आ रहा है जो इनके प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, सेम ही है. पिछली क्लास देख लेंगे, या फिर आप ये फायर वाले केस में इसी क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा इंडेमनिटी क्या होती है. सो नेक्स्ट आगे पढ़ते. द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर. Under no circumstances the insured is allowed to make profit out of the marine insurance contract. कहाँ गया, 1 मिनट.
तो वही प्रॉफिट नहीं कमा सकता, इंडेमनिटी में उतना ही मिलेगा जितने का लॉस हुआ है। बट कार्गो पॉलिसीज प्रोवाइड कमर्शियल इंडेमनिटी। रादर देन स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। फायर में स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी थी, बट कार्गो में क्या है, कमर्शियल इंडेमनिटी। द insurers promises to indemnity the insured in the manner and to the extent agreed. In case of hull and policy, the amount insured is fixed at a level about the current market value. तो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहता है कि लेवल का, उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू रहती है उसके हिसाब से पेमेंट होती है। सेकंड, सिमिलर टू लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ, सेम थिंग है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस में ही आपको कराया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस वाला सेम है, जब नहीं सेम नहीं, उसमें टेकन जब हमने लिया था उस टाइम होना चाहिए इंटरेस्ट। इसमें क्या है, जब लॉस हुआ मस्ट एग्जिस्ट एट द बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम व्हेन द फर्स्ट, नहीं सेम लाइफ इंश्योरेंस वाला है इसमें कंसेप्ट कि जो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर जब लॉस हुआ उस टाइम पे एग्जिस्ट भी रहेगा, मतलब वहाँ पे वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा इंटरेस्ट, बट जब पॉलिसी ली जा रही है उस टाइम जो है होनी चाहिए इंटरेस्ट। ओके, सेम इसमें लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही है ये पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा विल अप्लाई टू इट। तो ये कॉजा प्रॉक्सिमा भी अप्लाई होता है। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब क्या था हमारा, द इंश्योरेंस कंपनी विल बी लाइबल टू पे ओनली इफ द पर्टिकुलर नियरेस्ट कॉज इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। जो मेन रीज़न है लॉस का, उससे जितना लॉस हुआ है उतने का ही पेमेंट कराएगा, उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है जिससे छोटा मोटा लॉस हुआ उसको नहीं कवर करेगी। ये कॉजा प्रॉक्सिमा आपको फायर वाले उसमें टॉपिक में भी और लास्ट चैप्टर में भी अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लॉस इज कॉज्ड बाय सेवरल रीजंस देन नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस विल बी कंसीडर्ड, रेफर टू पेज 105 ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो है इसमें रेफर किया गया है। 4.6 कमर्शियल सर्विसेज। इससे पहले एक बार ये टेबल देख लेते हैं, टेबल में क्या है। जैसे आपको पूरा नहीं भी पढ़ना ना, आप टेबल पढ़ के भी समझ सकते हैं, समझाती हूँ। डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया है तीनों को, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है एंड मेरीन इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम इनको जो है इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज, इसमें क्या सब्जेक्ट है हमारा, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस किया जा रहा है। फायर इंश्योरेंस में क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी या असेट्स, फिजिकल चीज़ों में ही आग लगेगी ना, हवा में तो आग नहीं लग जाएगी। मैरीन इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें, शिप, कार्गो एंड फ्रेट, इनका इंश्योरेंस होता है। इसमें प्रॉपर्टी या एसेट्स का और इसमें ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक तरीके से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेविंग भी हो रही है, ठीक है, ये होता है इसका एलिमेंट। फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। फायर में क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी सिर्फ प्रोटेक्शन है। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बोथ लाइफ इंश्योरेंस में। थर्ड पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Insurable interest must be present at the time of effecting the policy but need not be necessary at the time when क्लेम्स फॉल ड्यू। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब चाहिए, जब पॉलिसी ली जा रही है तब होने चाहिए, बट जब पॉलिसी का मतलब जब उनको वो कंपनसेशन मिल रहा है उस टाइम ज़रूरी नहीं है, उस टाइम नहीं चाहिए। इसमें क्या है, इसमें तो दोनों टाइम चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम्स फॉल ड्यू, जब ड्यू कर रहा है क्लेम्स तब और जब पॉलिसी आ रही है इफेक्ट में तब, दोनों टाइम इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। इसमें क्या चाहिए, शिप में इंश्योरेबल interest must be present at the time when claims falls due or at the time of loss only। पीछे क्या लिखा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम्स फॉल्स ड्यू, मतलब जब क्लेम हमारा हम ले रहे हैं उस टाइम तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट है, और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली, और या फिर जब लॉस हुआ उस टाइम पे ओनली, ठीक है। पीछे मैंने शायद कुछ गलत पढ़ा दिया था, एक बार मैं इसका फिर से चेक कर लूँगी। यहाँ पे जो लिखा है अभी आप उसी को कंसीडर करेंगे, ओके। तो इस टाइम मस्ट है, और या जब टाइम होगा लॉस का उस टाइम ओनली।
ड्यूरेशन क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली एक्सीड्स अ ईयर एंड इज टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फॉर, या तो ये जो है यूजुअली ईयरली होता है या फिर ज़्यादा टाइम 5 से 30 साल तक का, या फिर होल लाइफ का, ज़िंदगी भर का हमेशा का हो सकता है इसके ड्यूरेशन। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये डज नॉट एक्सीड ईयर यूजुअली, ठीक है। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ फॉर 1 ईयर पीरियड और वायोग और मिक्स्ड, 1 ईयर पीरियड के लिए होता है या फिर उसके बाद के मिक्स्ड रहता है। इंडेमनिटी पढ़ते हैं। इंडेमनिटी रूल लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है, नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, और मैरीन भी जो है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉस मेजरमेंट, लॉस मेज़र करा ही नहीं जा सकता, किसी की जान चली गई कितना लॉस मेज़र कर लोगे, नहीं कर सकते। इसमें मेज़र कर सकते हैं 80,000 का ही लॉस हुआ है, इसमें भी मेज़र कर सकते हैं शिप में कितना लॉस हुआ है। सरेंडर वैल्यू और पेड अप कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ अ सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू होता है इसमें। फायर इंश्योरेंस डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, इसमें नहीं होता और इसमें भी नहीं होता पे सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी अमाउंट, वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट इन लाइफ इंश्योरेंस, तो कितने भी अमाउंट का जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं। इन फायर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट, अगर हमारी चीज़ 1 लाख की है तो हम 1 लाख तक का ही कराएंगे, उसको 2 लाख का इंश्योरेंस तो नहीं करा सकते। इसमें हम कितने का भी करा सकते हैं, उस हिसाब से हम प्रीमियम पे करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में। इन मैरीन इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन बी मार्क्ड वैल्यू ऑफ द शिप और कार्गो मार्केट वैल्यू, तो इसमें कितने होता है उस टाइम की जो करंट टाइम की जो मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से होता है। इसमें क्या होता है, जितने का सामान है उतने का होगा, सामान से मोर देन सब्जेक्ट मैटर, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें कितना भी हो सकता है, एनी अमाउंट। कंटिंजेंसी और रिस्क देखते हैं इसमें क्या, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी है कि भाई डेथ तो होगी ही होगी। द इवेंट दैट इज, पर डेथ कब होगी वो अनसर्टेन है। डेथ ऑफ मैच्योरिटी और पॉलिसी इज बाउंड टू हैपन, देयरफॉर अ क्लेम विल बी प्रेजेंट। द इवेंट दैट इज डिस्ट्रक्शन बाय फायर मे नॉट हैपन, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है, भाई आग लगेगी भी नहीं भी लगेगी, एंड देयर मे बी नो क्लेम, तो यहाँ पे कोई क्लेम ऐसा नहीं होता, ठीक है। सॉरी गाइज, the event that is loss at sea may not occur and there may be no claim, there is an element of uncertainty, तो इधर भी अनसर्टेनिटी है, भाई ज़रूरी थोड़ी कि हम कार्गो लेके जा रहे हैं हमारी शिप डैमेज ही होगी, नहीं होगी तो नहीं होगा क्लेम। अगर वैसे ही सेम इसमें था, फायर में भी नहीं लगेगी आग तो नहीं होगा क्लेम, बट इसमें तो क्लेम होगा ही होगा ना कभी तो इंसान मरेगा। तो ठीक है, आज हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में पढ़ना है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कितना रह गया है। नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है गाइस। तो अभी की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप अच्छे से क्लास को देखिए, समझिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।